तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पोएट्स ऑफ द लेटर विक्टोरियन पीरियड। लेटर विक्टोरियन पीरियड हमने स्टार्ट कर दिया। अर्ली विक्टोरियन पीरियड में हमने प्रोज राइटर, नॉवेलिस्ट और पोइट्स को कवर कर लिया है, और अब हम लेटर विक्टोरियन पीरियड पे आ रहे हैं। और ड्रामा चूंकि इसमें बहुत ज्यादा नहीं लिखा गया, कोई खास रिमार्केबल ड्रामाटिस्ट नहीं है। विल्की कॉलिन का एक ड्रामा मैंने मेंशन किया था, थोड़ा बहुत अगर वो कोई जिक्र होता है तो सिर्फ उसी का हो रहा है, तो द फ्रोजन डीप आपके ज़हन में होगा। तो ये उस पर सेपरेटली हम बात कर लेंगे कि कुछ अगर माइनर ड्रामाटिस्ट थे तो वो कौन से थे, वो बाद में इस पर बात करेंगे जब ये हमारी लेक्चर विक्टोरियन एज हमारी कंप्लीट होती है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है पोइट्स ऑफ लेटर विक्टोरियन पीरियड्स। इसमें हमने अर्ली विक्टोरियन पीरियड में तो हमने पोइट्स को एक ही दफा में उसको कंप्लीट कर लिया था। यहाँ हमारे पास थोड़ी डिवीजन है। द लेटर पीरियड्स, देयर आर टू लिटरेरी मूवमेंट्स व्हिच शेप्ड द पोएट्री ऑफ द लेटर विक्टोरियन पीरियड। लेटर विक्टोरियन पीरियड हम सेपरेट क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी थोड़ी देर में आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने उनके साथ मिला के उनको क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि यहाँ कुछ रिएक्शन आ गए थे, कुछ चेंजेस आ जाती हैं, और विक्टोरियन एलिमेंट तो इनमें मिलेगा हमने कुछ ना कुछ, लेकिन उसके बावजूद इनमें फर्क है। ओवरऑल लिटरेचर में हमें सिमिलैरिटी मिलेगी, लेकिन इंडिविजुअल्स में हमें डिफरेंस मिलेगा। तो यहाँ एक दो आर्ट की मूवमेंट आ जाती हैं, दो आर्ट और लिटरेचर दोनों में आ जाएंगी वो चीजें। और इसमें है प्री रेफेलाइट मूवमेंट और दूसरी है एस्थेटिक मूवमेंट और द डेकेडेंट मूवमेंट। उसके दो नाम हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो चौके मूवमेंट हैं और ये शेप करती हैं उस टाइम के लिटरेचर को, पोइट्री को। एक्चुअली आर्ट मूवमेंट है, लिटरेरी प्लस आर्ट, हमें शायद ये लिखना चाहिए था। इसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये देखें जी, आर्ट मूवमेंट, ठीक है। प्री रेफेलाइट मूवमेंट एंड एस्थेटिक मूवमेंट आर द डेकेडेंट। तो ये लेटर विक्टोरियन पीरियड की जो पोइट्री है वो खुद फिर दो हिस्सों में डिवाइडेड हो गया। तो इसका आज हम पार्ट 1 करने जा रहे हैं, क्योंकि जो एस्थेटिक मूवमेंट है उसको फिर सेपरेटली हम कर लेंगे। तो इसका जो पार्ट फर्स्ट है, द प्री रेफेलाइट मूवमेंट, ये हमारा आज का टॉपिक। इसमें हम देखेंगे कि रेफेलाइट क्या है। अच्छा, राफेल कौन है जी? इज देयर एनीबॉडी हु कैन टेल? मैंने इसको इटालियन पेंटर, इटालियन, और उनकी एक पेंटिंग में सर ये पेंटर है, वो सफदर ने अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे भी लगाई हुई है। जब वो शेयर करता है ना, तो सफदर ने वो पेंटिंग लगाई हुई है, यस सर, जिससे हमें पता चलता है सफदर के लिटरेरी टेस्ट का, फिलोसफी के साथ उनका इंटरेस्ट है। लेकिन वो पेंटिंग का नाम क्या है, सफदर के अलावा को बताएगा? उन्होंने तो यकीनन सिलेक्ट की हुई है। तो स्कूल ऑफ एथेंस, द स्कूल ऑफ एथेंस, यस, द स्कूल ऑफ एथेंस इनका नाम। अच्छा, उसमें पता है आपको एक मुसलमान साइंटिस्ट शामिल है सिर्फ उस पूरी पेंटिंग में। वो अब सिर्फ मेरे ख्याल में सफदर ही बता सकता है, और तो शायद नहीं कोई नहीं बता पाएगा। सर क्या पूछा आपने? उस इब्ने रुश्द। हाँ जी, सिर्फ एक मुस्लिम साइंटिस्ट को शामिल किया गया उस पेंटिंग के अंदर। यानी उस वक्त तक वो वेस्ट में एस्टेब्लिश्ड फिलोसफर साइंटिस्ट समझे जाते थे। इब्ने रुश्द को शामिल है, इब्ने रुश्द। तो आज ये थोड़ा सा टास्क एक नोट कर लीजिएगा, आपने वो पेंटिंग दोबारा से देखनी है और इब्ने रुश्द को आइडेंटिफाई करना है। ओके, कर लेंगे? यस सर, इब्ने जी सर कर लेंगे। करना है। अगर आप नाकाम हो जाएं तो सफदर से हेल्प ले सकते हैं। तो रेफेलाइट रेफेल पोएट ही हैं जिनकी वो स्कूल ऑफ एथेंस है। तो प्री रेफेलाइट का इसमें कोई टर्म यूज हुई है जो उससे ज़ाहिर पहले की दुनिया की कोई बात हो रही होगी, तो यकीनन हम इसके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं। सो इट वाज इन 1847 दैट यंग आर्टिस्ट नेम हॉर्मन हंट, ठीक है, हॉर्मन हंट came under the influence of the Ruskin's first volume of modern painters। यह इन्फ्लुएंस डालता है मॉडर्न पेंटर्स जो वर्क है रस्किन का, और उससे इन्फ्लुएंस होते हैं हॉर्मन हंट। He along with his friend Malaise and DG Rossetti, DG जो Rossetti हैं, इनका पूरा क्या नाम है आगे चल के हम इस पे भी जानेंगे। ये मलेस और हॉर्मन हंट तीनों दोस्त मिलकर एक मूवमेंट की बुनियाद रखते हैं। आपको पता है इटली में भी एक बड़े तीन बहुत नामी ग्रामी एक शायर थे, वो भी तीन थे, उन्होंने भी एक मूवमेंट की बुनियाद रखी थी। किसी को याद है वो जब रेनेसां पढ़ते हुए मैंने मेंशन किया? यस सर, ह्यूमनिज्म की बुनियाद रखी थी वो
Boccaccio, Decameron, and sorry, Petrarch or Dante. Boccaccio, Petrarch, Petrarch. and Dante. Dante. दांते, पेट्रार्क और बोकाचियो Boccaccio. ने Boccaccio. ये एक मूवमेंट की बुनियाद रखी थी। उन्होंने एक रिवाइवल ऑफ लर्निंग का फैसला किया था, दैट वाज ह्यूमनिज्म। उन्होंने ह्यूमनिज्म स्टार्ट किया था, जिसका जो है ना वो रिजल्ट आज तक आपको मिल रहा है। उन लोगों ने जो काम किया था, जो डायरेक्शन दी थी यूरोप को उस जमाने में, और पुराना जो है वो कॉन्सेप्ट है उसे ब्रेक कर दिया था। शायद उस टाइम उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि इतने बड़ा तूफान हम उठाने जा रहे हैं, और बाद में आप देख सकते हैं कि अब तक वेस्ट में उसके असरात जो है नजर आते हैं। बिल्कुल उसी तरह मिलती जुलती सिचुएशन के साथ इन्होंने भी जो मूवमेंट की बुनियाद रखी। हॉमन हंट इतने फेमस नहीं हुए, मलेस हंट को हम इस तरह से ज्यादा नहीं जानते क्योंकि वो शायद पोइट्स नहीं है, बट लेकिन डीजी रोसेटी who were also painters determined to find a club or brotherhood। इन्होंने एक मूवमेंट रखी, इन्होंने पहले एक क्लब बनाया, एक ब्रदरहुड बनाई एक छोटी सी, which should be styled pre-Raphaelite। ठीक है, तो ये पेंटर थे तीनों, तो इन्होंने सोचा कि हम जो पेंटिंग है ना वो उस किस मॉडल को हम फॉलो करेंगे जो राफेल से पहले इटली में था, प्री रैफेलाइट टाइम में जो मॉडल फॉलो होता था। ठीक है, वो कहते थे कि राफेल ने आकर एक आर्टिफिशियल टच दिया है। अब जो कि हम पेंटिंग को इतना समझते नहीं है, हम जो कि लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, हमें पोएट्री की मूवमेंट्स, हमें जो है वो नॉवेल्स और ड्रामा और इन चीज़ों की तो कुछ समझ है थोड़ी बहुत, लेकिन हमें पेंटिंग के बारे में हम बिल्कुल ज़्यादा नहीं जानते। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल स्टाइल राफेल ने इंट्रोड्यूस कर, या जो कुछ भी राफेल ने इंट्रोड्यूस करवाया था पेंटिंग के अंदर, ये चाहते थे उस टाइम। राफेल जो कि बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, उसका एक नाम हुआ और उसके बाद एक ट्रेंड चेंज हुआ। उस ट्रेंड आने से पहले इटली के अंदर जिस टाइम की, जिस स्टाइल की पोइट्री है उस पेंटिंग हो रही थी, पोइट्री और पेंटिंग है अब आगे मिक्स हो जाएगी, तो पेंटिंग हो रही थी वो अभी हम जानेंगे। जो कुछ इनके नजरियात है वो वही वाले थे। And whose members should bind themselves to study nature attentively with the object of expressing genuine ideas in an unconventional manner, in sympathy with what was direct and serious and heartfelt। उन्होंने सोचा कि जो नेचर है ना उसको, ये पेंटर की नजर से आप देखना है आपने कि फितरत को इन्होंने जो कि इमिटेट करना है, उसको कॉपी करना है, नेचर को डायरेक्ट एंड सीरियस एंड हार्टफेल्ट होना चाहिए, जो हमें फील होती है, जो डायरेक्ट हमें महसूस होती है जिस तरह से कुछ चीज। इन अर्ली इटालियन पेंटिंग बिफोर द आर्टिफिशियल स्टाइल ऑफ राफेल, तो ठीक है, राफेल ने तो आर्टिफिशियल एक नया स्टाइल इंट्रोड्यूस करवाया, और हम उसमें नहीं जा रहे कि वो क्या है, हमें उसमें इतनी इस वक्त जरूरत नहीं है, लेकिन पर्सनली आप इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। लेकिन बिफोर राफेल यानी प्री राफेल, जो डायरेक्ट कॉपी ऑफ द नेचर होता था, डायरेक्ट इमिटेशन, हार्टफेल्ट इमिटेशन जो होती थी, जिसमें इमोशन इन्वॉल्व होते थे, ब्यूटी को डायरेक्टली जो है उससे इंस्पायर हुआ जाता था। सो द प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड, अब ये एक ब्रदरहुड भी है, एक क्लब भी है, और यहीं से चीजें फूटती हैं। लास्टेड फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम बट इट्स इफेक्ट्स अपॉन द प्लास्टिक आर्ट्स वाज फार रीचिंग एंड रेवोल्यूशनरी। लेकिन इसका असर जो आर्ट पे हुआ वो बहुत गहरा है, और वो हमें बाद में नजर आता है काफी जगहों पे। आने वाले टाइम में भी आप जैसे मैं इसको पढ़ाऊंगा तो जिन्होंने मॉडर्न थ्योरी पढ़ रखी है वो भी महसूस करेंगे रूट्स को, जो है कि ये क्या बात हो रही है। सो प्री-रैफेलाइट पोएट्स इन द लेटर विक्टोरियन पीरियड a movement took place in English poetry which resembled something like of the new romantic revival। और ये कुछ जो प्री-रैफेलाइट हैं, ये अपनी एसेंस में ऐसा लगता है कि रोमांटिक रिवाइवल हो रहा है। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितने नंबर का रिवाइवल अब हो रहा होगा। सबसे पहला रिवाइवल हम कहते हैं रेनेसां था, वो भी एक रोमांटिक एज गिनते हैं जो क्रिटिक्स हैं, और उसके बाद दोबारा सेकंड रोमांटिक एज आती है जब वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज लिरिकल बैलेट लिखते हैं, और फिर तीसरी दफा रोमांटिक सर उठाते हैं दोबारा से लेटर विक्टोरियन एज के अंदर, लास्ट फेज के अंदर, जिसे प्री रैफेलाइट पोएट्स भी कहते हैं। So it was called the Pre-Raphaelite Movement and was dominated by the new set of poets Rossetti, Swinburne and Morris। ठीक है, वो बाकी जो उनके दोस्त हैं वो पेंटिंग का क्लब है बेसिकली। तो रोसेटी जो है वो इसको, इस थॉट को वो लेके आते हैं पोइट्री के अंदर। ठीक है, और पोइट्री के अंदर फिर एक नई तहरीक जन्म लेती है, और इसके तीन बड़े लीडर हैं, रोसेटी, स्विनबर्न और मॉरिस। तीन हमारे पास है। Who were interested simply in beauty।
तो ब्यूटी जो है ना इनका वॉच वर्ड है। और जहां तक पोइट्स का ताल्लुक है तो रोमांटिक से ये मुतासिर है, और उनमें भी ये मुझे कहने की जरूरत नहीं होगी। वैसे वर्ड ब्यूटी कौन से रोमांटिक पोएट पे आप फिट करना चाहेंगे, शैली, कीट्स या So Keats पे किड्स जो है ना वो कहते हैं थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने देखा ना, फौरन गेस कर लिया कि कीट्स और ब्यूटी जो है, ये आप ब्यूटी वर्ड चुनेंगे तो साथ पोएट चुनेंगे कीट्स, तो यकीनन ये लोग पोएट्री में जिसको गुरु मान रहे थे, फॉलो कर रहे थे, वो जॉन कीट्स। आल तो फिलॉसफी इन्होंने रस्किन के वर्क से, मॉडर्न पेंटर से लिए, क्योंकि अब बुनियादी तौर पे जो रोसेटी हैं वो पेंटर हैं, ठीक है, पेंटर पोएट हैं वो। तो दे वर क्वाइट सेटिस्फाइड विद अ ब्यूटी ऑफ डिक्शन। उन्होंने कहा जी डिक्शन ब्यूटी होनी चाहिए, ब्यूटी ऑफ डिक्शन, ब्यूटी ऑफ रिदम एंड द ब्यूटी ऑफ इमेजरी इन द पोएट। स्लोगन देखे ना कितना दिलचस्प है इनका, ब्यूटी डिक्शन, ब्यूटी रिदम, ब्यूटी इन इमेजरी, एवरीथिंग इज ब्यूटी। तो इन्होंने ये कहा। तो इनकी फिलॉसफी भी यही होती थी कि व्हाट इज योर फिलॉसफी बिहाइंड इट। तो ये कहते थे ब्यूटी इज आवर फिलॉसफी। ऑब्जेक्ट क्या है, ब्यूटी। पर्पस क्या है, ब्यूटी। ठीक है। तो ब्यूटी इज सफिशिएंट जस्टिफिकेशन। ठीक है, उन्होंने कहा जी ब्यूटी इज सफिशिएंट जस्टिफिकेशन। किसी बात को जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास जो वर्ड ब्यूटी है यही काफी है। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द कंटेम्परेरी मूवमेंट ऑफ थॉट which formed the substance of the Arnold's poetry। आर्नल्ड की पोएट्री में देखें, थॉट है, प्रिंसिपल है, डायलेक्टिसिज्म है, रिफॉर्म करना है सोसाइटी को। तो एंड हैड इन्फ्लुएंस टेनिसन। एक गुड टेनिसन के यहाँ भी आपको ऐसी चीजें मिलेंगी, और ब्राउनिंग के यहाँ जो स्पिरिचुअलिटी है वो सारा कुछ जो एम है उसका। द मेड यूज ऑफ द लेजेंड्स ऑफ द मिडिल एजेस नॉट एज ए व्हीकल फॉर मॉरल टीचिंग और एज एलेगरीज ऑफ द मॉडर्न लाइफ एज टेनिसन हैड डन, बट सिंपली एज स्टोरीज the intrinsic beauty of which was their sufficient justification। तो इन्होंने वही कीट्स की तरह जो मिडिल एजेस के थीम को उठाया, और इस मकसद के लिए नहीं कि उसको एलेगोरिकल इस्तेमाल करेंगे, पॉलिटिकल तनकीद इन्होंने करनी है, ये माशरे को रिफॉर्म करना है, नहीं। इनका एक ही पर्पस था, वो है उसकी इंट्रिंसिक ब्यूटी की वजह से उसको उठाते। और इनका क्या है कि ब्यूटी इज सफिशिएंट जस्टिफिकेशन। There was no conscious theory underlying their work as there were in the case of the Arnold's poetry। आर्नल्ड की पोएट्री हो या और जो अर्ली विक्टोरियन जितने भी पोएट हैं, जितने ऑथर हैं, आपको हमने पढ़ा कि उनमें एक मॉरल डायमेंशन है। दूसरी चीज आपने पढ़ी उनमें डायटेटिसिज्म है। तीसरी चीज उसमें उनमें पर्पस जरूर है उनके लिखने का, कोई ना कोई लाजमी वो एक पर्पस के साथ लिखते हैं। तो इनका कोई पर्पस नहीं है और इनका कोई मॉरल डायमेंशन नहीं है, ठीक है। और इनका एक ही पर्पस है, अगर पूछेंगे तो वो है ब्यूटी। ब्यूटी इज द सफिशिएंट जस्टिफिकेशन, ये कहेंगे। नो एथिकल क्यूरियोसिटी, नो डिजायर टू मेंड द वर्ल्ड। कोई एथिकल क्यूरियोसिटी नहीं है, कोई इनकी ख्वाहिश नहीं है कि दुनिया को ठीक किया जाए, फिक्स किया जाए, माशरे में प्रॉब्लम है उसको तुम हाईलाइट किया। सो डीजी रोसेटी वाज अ पेंटर एज वेल एज पोएट, इंट्रोड्यूस दिस प्रिंसिपल इन द फील्ड ऑफ पोएट्री आल्सो। वो अपनी वो जो क्लब है उसकी थॉट जो है रोसेटी लेके आ गया लिटरेचर के अंदर। As early as 1848, in his 20th year, Rossetti began to write the sonnets, long afterwards called as the House of Life। Sonnets generally called the House of Life, in the opening of which he urges the poets not to be satisfied with the repetition of the worn-out forms of the current literature, but to turn back to the earliest masters, खासकर जो romantic masters हैं उनकी बात कर। Rossetti displayed in those earliest pieces the passion फॉर मटीरियल ब्यूटी, ठीक है। और वहां भी इसका ख्याल रखने को स्पिरिचुअल ब्यूटी की तरफ ये नहीं जा रहे हैं, मटीरियल ब्यूटी एंड द लव ऑफ द रिच लैंग्वेज मैग्निफिसेंट। ही आल्सो शोड ए कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम एथिकल क्यूरियोसिटी, कि ये राइट नहीं है, ये रॉन्ग और राइट की जो डिबेट है वो एथिक्स में आती है, इन्होंने कहा लिटरेचर में नहीं आती। एंड फ्रॉम दैट डिजायर टू मेंड द वर्ल्ड, वो जो आर्ट फॉर द सोशल पर्पसेस है वो भी इन्होंने कहा जी खत्म कर दिया, व्हिच ऑक्युपाइड ऑलमोस्ट ऑल हिज विक्टोरियन कंटेम्परेरीज and was to obsess his successors। तो विक्टोरियन में जो obsession पाया जाता था to mend the world, या ethical dimension जो पाया जाता था, कुछ आता उसके अंदर spiritual dimension पाया जाता था, तो वो सारे dimension यहाँ collapse कर जाते हैं और एक ही चीज बचती है, वो है beauty, और वो भी material beauty, physical beauty जो सामने नजर आती है। वो कहती है जो देख नहीं सकते उसको हम एडमायर भी नहीं कर सकते। So it is called the fleshly school,
फ्लैश आपको पता है टचेबल रियलिटी को कहते हैं, गोश्त पोस्ट के इंसान को कहते हैं फ्लैश. So being a painter, DG Rossetti was able to express his poetic genius more exclusively concentrated on the hues and the forms of the phenomenon than any other English poet. तो जितना इन्होंने कलर और फॉर्म का इस्तेमाल किया, कलर्स जनरेट किए वर्ड्स में और फॉर्म का ख्याल रखा है, वो शायद ही किसी ने किया. His earliest volume of poems के नाम से 1870 में पब्लिश होता है, which spread thrills of the aesthetic excitement far and wide, attracted a number of the young enthusiasts in spite of some faint protest by the older generation against the fleshly school of English poetry. पुराने जो शायर हैं, पुराने जो लोग हैं, उन्होंने यकीनन तनकीद की रोसेटी के ऊपर, लेकिन नए लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया. जो ये समझे कि जॉन कीट्स को ये एग्जैजरेटेड फॉर्म में फॉलो कर रहे हैं, तो ओल्ड जनरेशन ने इनको कहा कि दिस इज द फ्लैशली स्कूल है, ठीक है, बस अपरेंट चीजों को जो है ये कर रहे हैं. सो अदर पोएट्स हु फॉलोड हिम and belong to the pre-Raphaelite group of the poets are Christiana Rossetti, William Morris and Swinburne. इनके जो इमीडिएट से जो ग्रुप है इनका, जिन्होंने इनके साथ मिलकर स्कूल को लिखा, इनके प्रिंसिपल्स को चलाया और एक नई टाइप की जो पोइट्री लिखी, जो जहाँ पे जॉन कीट्स ने सिर्फ डायरेक्शन दी थी ना, तो इन्होंने उसे एग्जैजरेटेड फॉर्म दी. फीलिंग वर्सेस थॉट, अब जहाँ पे टकराव है इनका. Excuse me. The pre-Raphaelite school of the poetry did not regard poetry as being a prophetic. उन्होंने कहा कि ये कोई prophecy के लिए कोई फ्यूचर का विजन नहीं कर रहे, nor as being mainly the philosophical poetry जैसे शैली वगैरह की पोएट्री है, या बायरन जो है वो फिलोसफी की बात करना चाह रहा है, prophetic है कि शैली. तो their poetry did not concern itself with the intellectual complication. ठीक है, अब ये रोमांटिक को फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन कितने एग्जैजरेटेड फॉर्म कर रहे हैं, कितने अलग अंदाज में. इसलिए हम कहेंगे कि उनके साथ इनकी अलग एक हैसियत भी है कि महज इन्होंने रोमांटिक रिवाइवल नहीं कर दिया, बल्कि ये न्यू टाइप ऑफ रोमांटिक रिवाइवल. सो देयर पोएट्री डिड नॉट कंसर्न विद द इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लिकेशन. ठीक है, ये जो ज़हन की गुत्थियां, जो फलसफा है, जो इंटेलेक्चुअलिज्म है, उनका साइड पर रखेंगे सारी चीजें. आफ्टर द मैनर ऑफ ब्राउनिंग, नॉट विद द सोशल कंडीशन. ना उन्हें सोसाइटी के साथ गर्ज है, ना सोसाइटी को मेंट करना चाहते हैं, ना ही कोई इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लिकेशन में फंसना चाहते हैं, ना ही वो टेनिसन की तरह, ना ब्राउनिंग की तरह, ना शैली की तरह, ना बायरन की तरह. So it is not an intellectual movement at all, but it brought back the idea that poetry deals with modes of thought and feeling that cannot be expressed in prose. Moreover, इनका पर्पस था कि एक्सप्रेशन है, पोएट्री का मकसद है ब्यूटीफुल वे में चीजों को एक्सप्रेस किया जाए. Moreover, it gave greater importance to the personal feeling over thought. तो उनका जो हमारी फीलिंग है ना, ये ज्यादा अहम है थॉट के ऊपर, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग के ऊपर. आइडिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जज्बात. ठीक है, अहमियत किसको हासिल होगी है? इमोशन को और फीलिंग को. इट आल्सो इंट्रोड्यूस सिंबलिज्म व्हिच वाज सो फार रेयर इन इंग्लिश पोएट्री. अभी इंग्लिश पोएट्री में तो सिंबलिज्म नहीं आ रहा था, इतने इमेजेस वो यूज नहीं किया जा रहा था सिंबॉलिक मीनिंग वाले. तो सिंबल्स का इस्तेमाल पहली बार इन्होंने किया और सिंबलिज्म की इब्तिदा कर, and insisted on the simplicity of the expression and directness of the sensation. ठीक है, सिंपली एक्सप्रेस करना, डायरेक्टली जो आपको फील आता है वो आप सामने रखना. The fleshly images used by the pre-Raphaelites or pre-Raphaelite poets were full of mysticism, but the Victorians who considered them as merely sensuous were shocked by them. अब विक्टोरियन जो है, आपको पता है, उनकी तो मोरालिटी हर्ट हो गई, उनका तो सोशल इमेज था, उनकी तो मोरालिटी का पूरा सिस्टम में भी हमने पढ़ा. तो दे वर शॉक्ड कि जब इस तरह की पोएट्री स्टार्ट हुई, जैसे उन्होंने फ्लैशली स्कूल भी कहा तंजिया तौर पे. तो इसके जो पहले नामी ग्रामी शायर हैं, जो लीडर हैं, जो इसको लेके आते हैं, जो पेंटर भी थे और पहले जो बुनियादी क्लब है उसके मेंबर भी हैं, दांते गैब्रियल रोसेटी. याद रखना, ये वो दांते नहीं है जिन्होंने ह्यूमनिज्म की बुनियाद रखी थी, इटालियन थिंकर पेंटर पोएट नहीं है ये हैं दांते गैब्रियल रोसेटी. नाम इनका अल्दुनी के नाम पे रखा गया. रोसेटी वाज द चीफ फोर्स बिहाइंड द प्री-रैफेलाइट जो मूवमेंट है इन लिटरेचर, स्पेशली वहां ये चीफ कैरेक्टर है, चीफ फोर्स है पूरे के पूरे. ही वाज द सन ऑफ द गैब्रियल रोसेटी, एन इटालियन रेफ्यूजी हु वाज अ पोएट हिमसेल्फ एंड मैन ऑफ स्टर्लिंग कैरेक्टर. तो इनके फादर गैब्रियल रोसेटी जो है वो खुद इटली से मूव करके ब्रिटेन में आए हुए थे
और इसी वजह से इनका नाम के साथ डांटे आपको नजर आ रहा है, उसी से मुतासिर थे इनके फादर। उनके फादर जो खुद पोएट थे, तो एक पोएट का बेटा था। तो डीजी रोसेटी, ऑल्दो इतने इतने बड़े नहीं थे कि हमने उनको हिस्ट्री में मेंशन किया अभी। So DG or Dante Gabriel Rossetti studied drawing and as a young man became one of the most enthusiastic member of the Pre-Raphaelite Brotherhood. तो इन्होंने ड्राइंग से स्टार्ट लिया, उन्होंने पेंटिंग से अपना स्टार्ट लिया और फिर ये पेंटर पोएट बने बाद में। पेंटिंग, his own form of painting never admitted reconciliation with convention. पेंटिंग में भी उन्होंने कन्वेंशन को रिकंसाइल नहीं किया, बल्कि एक किस्म से अलग ही वो ट्रेंड वहां पे फॉलो किया। एंड possessed for the greater charm that the other members of the Pre-Raphaelite Brotherhood, Malays and the Holman Hunt, उनके साथ जो हॉलमन हंट हैं, मलेज हैं, जो जिन्होंने क्लब बनाया Pre-Raphaelite क्लब, Pre-Raphaelite Brotherhood, उन्होंने पेंटिंग में जो रफेल से पहले जो नेचुरल वे ऑफ पेंटिंग था, जहाँ कलर्स का और फॉर्म का ज्यादा ख्याल रखा जाता था बजाय थीम और थॉट के, ठीक है। तो ये एक आगे चल के आप देखें कि फॉर्मलिज्म जब आता है तो उनका बुनियादी नुक्ता भी यहाँ से मिलता जुलता है। Though his drawings were admired for the magnificence of his color, the same pictorial quality became the chief characteristic of the poetry. वो जो कलर के जरिए से पेंटिंग में ये लेके आते थे, ये अपने पेंटिंग की स्किल्स को वर्ड्स में लेके इन्होंने पोएम्स लिखी। अब ऐसी पोएम इन्होंने तख्लीक की जिनमें आपको पेंटिंग वाली खूबियां मिलेंगी, पिक्टोरियल क्वालिटी आपको मिलेगी, यानी कलर्स का पर ध्यान है, उसकी बनावट पर ध्यान है और फॉर्म पे ध्यान है, which lies apart from the main current of the contemporary works. So Rossetti openly followed the profession of a painter, pursuing poetry for the most part as a recreative rather than a principal study. तो प्रिंसिपली वो जिस चीज को स्टडी कर रहे थे वो था उनकी पेंटिंग, और उन्होंने एज अ रिक्रिएशन जो है वो पोइट्री की, और पोइट्री में भी अब उनका एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन समझा जाता है। मेजर पोएम इनकी देखें डांटे गैब्रियल रोसेटी की या डीजी रोसेटी की, तो रोसेटीज पोएट्री कैन बी रफली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स जो हमने इनको याद रखना था, पर्सनल पोएम, द इम्बर्स। इन द हाउस ऑफ लाइफ जो भी हमने मेंशन किया था, उनमें जो सोनेट्स हैं, Dante at Verona, the stream secret, and the many other shorter lyrics, the personal note of the love and the grief and the memory of the hope is wholly dominant. In the second group, in the great romantic ballads, in Rosemary, the blessed damsel, the white ship, the king's tragedy, and the bride's player, and the sister Helen, the imagination takes a higher and the larger range. ये कुछ इनकी बड़ी बड़ी फेमस जो पोएम्स हैं, एज ए सैंपल आप इनमें से किसी को पढ़ भी सकते हैं। सो एज ए पोएट ही इज नीदर लेस नॉर मोर प्री-रैफेलाइट देन एज ए पेंटर। तो जैसे कि वो पेंटिंग में प्री-रैफेलाइट है, वैसे ही हमें पोएट्री के अंदर भी प्री-रैफेलाइट वाले वो टच जो है वो लेके आते हैं। दूसरी इसकी मेंबर है क्रिस्टियाना रोसेटी। दो क्रिस्टियाना रोसेटी नेचुरली डिस्प्लेड टेम्परामेंट टेकन टू हर ब्रदर and sometime undoubtedly wrote to some extent under his inspiration large parts, and some of the best parts of her poetical accomplishment are quite distinct from anything of his. उन्होंने स्टार्ट अपने भाई के अंडर ही ट्रेनिंग से किया है, उनकी सिस्टर हैं क्रिस्टियाना रोसेटी, और लेकिन ग्रेजुअली शुरू में उनको उनसे सीखा, उनसे इंस्पायर हुई भाई से, और फिर उनको इमिटेट किया, और फाइनली हम देखते हैं कि उनसे अलग भी इन्होंने पोइट्री की है, जो डिस्टिंक्ट पोइट्री हम कहेंगे क्रिस्टियाना की। Her sonnet sequence have the same Italian form and the same characteristics of color, music and meditation. इनकी पोइट्री में हमें म्यूजिक मिलता है, कलर मिलता है, मेडिटेशन मिलती है, as those of Rossetti, because the sonnet form exercise with strong restraint. With similar tendency जो प्री-रैफेलाइट का खासा है। कुछ पोएम अगर देखें हम क्रिस्टियाना रोसेटी की याद रखने के लिए, but her lyrics have lighter, more bird-like movement and voice than the stately lyrics of the rest. रोसेटी से अलग इनकी खासियत ये है कि लाइट है, इनकी bird-like movement है इनके अंदर। So Christiana Rossetti began with Goblin Market and other poems. Goblin Market followed it was with another volume, the Prince Progress, okay? The Prince Progress in 1866, and after a much longer interval with Pageant and other poems in 1881. So later her verse was collected more than once, and it was supplemented by a posthumous volume after her death.
but a good deal of it remains in the two books of devotion entitled Time Flies and The Face of the Deep. ये इनके कुछ वर्क हैं, Time Flies, The Face of the Deep, और The Prince Progress, Pageant and Other Poems, Dublin Market. तो ये क्रिस्टियाना रोसेटी के साथ नाम से कुछ टाइम आपने रिपीट करना है, बाद में चार्ट भी आप बनाएंगे इस एज का, तो ये क्लासिफाई हो जाएंगे आराम से। अगले हमारे पर जो आथर हैं, इस ग्रुप के मेंबर हैं, इसी तहरीक के साथ वाबस्ता हैं, वो हैं विलियम मॉरिस। हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये उन दोनों बहन भाइयों से किस तरह अलग हैं। William Morris, who was an eminent designer and decorator, besides being a poet, was chiefly interested in the Middle Ages. तो इन्होंने भी मिडिल एजेस से थीम सारे उठाए हैं, और पर्पस क्या था, फॉर्म अच्छी तख्लीक करना। और लेकिन फर्क उनसे ये है कि जहाँ पे रोसेटी जो है वो पेंटर हैं, तो ये विलियम मॉरिस जो है प्राइमरीली डिजाइनर और डेकोरेटर। ठीक है, तो ये अपनी जो डिजाइनर की जो स्किल है, डेकोरेशन की स्किल है, तो ये डिजाइनर डेकोरेटर प्लस पोएट हैं, अगर वो पेंटर प्लस पोएट हैं। तो इस फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द पोएम्स है डिफेंस ऑफ गनेवर। तो डिफेंस ऑफ गनेवर इन्होंने पोएम की एक कॉम्बिनेशन दिया है। आपको याद है गनेवर कौन है? एंड अदर पोएम्स के नाम से भी इनकी पोएट्री। गनेवर एक कैरेक्टर है एक मिडिल एजेस की स्टोरी से। क्या आपको याद है कि ये गनेवर? यस सर, ये जो है ना वो डेथ ऑफ आर्थर जो है दर का कैरेक्टर है। डेथ ऑफ द की आर्थर, वाइफ है लैंसलॉर्ड के साथ इनका अफेयर था। लैंसलॉर्ड, लैंसलॉर्ड बिल्कुल। के साथ काफी। इनको याद नहीं आया वो याद कर लें। तो उनके डिफेंस में, डिफेंस ऑफ गनेवर, इनका वॉल्यूम का नाम देखिए कितना दिलचस्प है। और मिडिल एजेस का ज़ाहिर कैरेक्टर है, तो ऑटोमेटिकली हमारे जहन में आ रहा है मिडिल एजेस का थीम होगा। मॉडर्न एज में लिखने वाला बंदा है, मिडिल एज की तरफ देख रहा है, और पर्पस क्या है? यकीन एक ब्यूटीफुल पोइट्री तख्लीक करना। सो हिज ऑब्जेक्टिव राइटिंग पोइट्री वाज टू रिवाइव द ट्रू गॉथिक स्पिरिट, एंड दीज पोएम्स इंटरप्रेटेड ऑर्डर एंड मिस्ट्रीज ऑफ द मिडिल एजेस व्हिच द विक्टोरियन हैड फॉरगॉटन। तो विक्टोरियन ने छोड़ दिया था सारा कुछ, इन्होंने वो दोबारा से उठाया और मिडिल एजेस के सारे थीम है उनको लिखा। गॉथिक स्पिरिट को ये इन्होंने एक लिहाज से रिवाइव कर दिया अपनी पोइट्री के। टेनिसन वर्सेस मॉरिस, ठीक है। दो टेनिसन आल्सो ड्रू इंस्पिरेशन फॉर हिज पेडल्स फ्रॉम द मिडिएवल सोर्सेस। सम ऑफ पोएम आप देखते हैं टेनिसन में भी मिडिएवल से कुछ ना कुछ डाटा लिया गया है। ही यूज्ड मिडिएवल स्टोरीज एज ए व्हीकल फॉर कंटेम्परेरी मॉडलाइजिंग। फर्क है, टेनिसन यूज करता है मिडिल एजेस की स्टोरीज को एक वेल फॉर्म में, डबल मीनिंग के फॉर्म में। पर्पस है टू मॉडलाइज the contemporary world. Morris, on the other hand, tries to bring back the life of the true spirit of the Middle Ages. इनका पर्पस ये है कि ट्रू स्पिरिट ऑफ द मिडिल एजेस, जो ब्यूटी है उसको वापस ले आना करता है। आसान लफ्जों में समझे, कोई मॉरल एथिकल डायमेंशन इनमें नहीं होता। So for 9 years after the defense of the Guinevere, Morris did not write anything, as Rossetti, under whose influence he had come, wanted him to be a painter. अब रोसेटी चाहते थे कि ये डेकोरेटर और डिजाइनर थे, वो चाहते थे ये पेंटर बन जाएं, और उनके साथ ही चल के इन्होंने काम किया है, और काफी अरसा उसके बाद इन्होंने कुछ बड़ा काम नहीं लिखा। When he did resume his literary work, his style had entirely changed. The Life and the Death of Jason, इनका अगला वर्क है, The Life and the Death of Jason, is the first of a long series of the narrative poems which forms the bulk of his contribution to literature. तो यहाँ पे इनका बहुत ज्यादा काम आपको नजर नहीं आ रहा, इनको याद रखना as far as अभी इस स्लाइड तक तो आसान है। The Defense of Guinevere and The Life and the Death of Jason. टेनिसन से जो फर्क है वो भी आप समझ गए होंगे। चॉसर एंड मॉरिस, उसके साथ क्या रिलेशनशिप है? सो इन इट ही फॉलोड चॉसर whom he knew and loved best. इनका जो हमें लग रहा है जो आइडियल राइटर है मिडिल एजेस में जाके वो चॉसर है। In 1868 to 1870 were published the greatest collection of stories in Earthly Paradise. एक collection इनकी आती है Earthly Paradise. These stories, which are in medieval setting, are written in an easy and simple style, and the diction is always grateful and suited to the subject. The later parts of the Earthly Paradise, there is an indication of the change in Morris' interest and method. Morris is a pre-Raphaelite in the sense that he wrote poetry mainly with the object of creating beauty. Object क्या basically वो है beauty create करना। तो Earthly Paradise हमारे पास एक नया वर्क आ जाता है। स्पेंसर और मॉरिस के दरमियान भी हम ताल्लुक देखेंगे। He therefore belongs to the lineage of the Spencer in combining
virile strength with the greatest refinement of touch. तो यहाँ पे हमें इनकी दूसरी इंस्पिरेशन हमें नजर आती है चौसर के बाद, वो है स्पेंसर, और स्पेंसर के स्टाइल को ये कॉपी और फॉलो करते नजर आते हैं. His poems have a harmonious and the musical flow, that variety and the supplements of which recall at once the style of the Chaucer and Spenser. His poetry is the result of the reaction of a wounded sensibility against the sordidness and ugliness of the real world. उसके बाद हमारे पास हैं जी Algernon Charles Swinburne. Beside Rossetti and the Morris, Swinburne was another Victorian poet who is reckoned with the Pre-Raphaelites. इनके अगले मेंबर हैं Pre-Raphaelite के साथ, इन्होंने भी मॉरिस की तरह, रोसेटी की तरह उसी स्टाइल में पोएट्री की है. Unlike, लेकिन उनमें दोनों के साथ इनका कुछ फर्क भी है. Unlike the other members of the group, Swinburne was a musician. ठीक हो गया? Rather than a painter. अगर रोसेटी पेंटर थे और मॉरिस जो है वो डिजाइनर थे, डेकोरेटर थे, तो स्विनबर्न म्यूजिशियन थे. इनमें से आप देख रहे हैं कोई भी जो है उनका सिंगल प्रोफेशन किसी का भी नहीं, दोनों जो है ना वो प्योर पोएट इनमें से कोई भी नहीं. The poetry of the Rossetti and the Morris, however musical it may be, is primarily pictorial. अगर देखा जाए उनमें म्यूजिक का एलिमेंट तो यकीनन होगा क्योंकि वो वर्ड्स का बड़ा ख्याल रखते थे, डिक्शन का बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन प्राइमरीली उन दोनों के काम में पेंटिंग डोमिनेट नजर आती है. ऐसा लगता है वो पेंट कर रहे हैं लफ्ज़ों से, लेकिन एल्गरनॉन चार्ल्स स्विनबर्न हमें ऐसे लगता है कि म्यूजिक तख्लीक कर रहे हैं पोएट्री से. So Swinburne's poetry lacks the firm contour and the sure outline of the poetry of Rossetti and the Morris. और Rossetti की तरह इनमें contour, color और form की अगर हमें तभी मिल सकती है, but it has the sonority of the rhymes which links the verses together. लेकिन इनकी क्वालिटी क्या है? rhyme क्रिएट करना, म्यूजिक क्रिएट करना, और म्यूजिकल जो क्वालिटी है एज ए म्यूजिशियन वो इन्होंने अपनी जो स्किल है वो पोइट्री में भी लेके आए. From his youth, Swinburne displayed an extraordinary skill in versification and a gift of the imitating widely different rhythms, not only those of the English poets, but also those of the Latin, the Greeks, and the French. So, which English poet had the best year? अगर ये सवाल किया जाए इसका फिर क्या जवाब होगा? तो ये सवाल था लेकिन मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं डालना चाहिए, अब डाल लेते हैं. Which English poet had the best year? It is in fact the music of the words that Swinburne is preeminent. अगर Swinburne को हमें stand out करना हो, अलग करना हो, specialize करना हो, देखना हो इनकी distinctive idiosyncratic quality क्या है, तो वो है music of the words. When once asked at the Oxford gathering which English poet had the best year, he answered. एक दफा ये ऑक्सफोर्ड में यूनिवर्सिटी जो है वहां पे गैदरिंग थी, वहां सवाल जवाब ये कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे दोस्तों के साथ. तो एक जवाब में इनसे सवाल जब किया गया तो विच इंग्लिश पोएट हैड द बेस्ट ईयर, ही आंसर्ड शेक्सपियर. तो उन्होंने खुद ही बताया स्विनबर्न ने कि शेक्सपियर का जो म्यूजिकल क्वालिटी यानी बेस्ट ईयर है, यानी वो आवाजों को सही सुनते थे, एंजॉय करते थे, अच्छा म्यूजिकल फॉर्म तख्लीक किया अपने वर्ड्स के अंदर विदाउट डाउट. उसके बाद उन्होंने कहा देन मिल्टन एंड देन शैली एंड देन आई डोंट नो what other people would say, but I should put myself. उन्होंने कहा पता नहीं क्या आप समझेंगे, लेकिन अगर शेक्सपियर पहले नंबर पे है, फिर मिल्टन है, और फिर शैली है, और फिर उन्होंने कहा कि अगर आप बुरा ना मनाए तो फिर मैं. This claim, though made in all simplicity, is quite justified, and there is no doubt that Swinburne is one of the great masters in metrical techniques. जो metrical quality है, जो rhyme create करना है, जो music create करना है through जो वर्ड्स के जरिए से, उसमें स्विनबर्न जो है वो अनमैच्ड है. A young pseudo Shelley भी इनको कहा जाता है. So Swinburne's poetry deals with the great romantic themes like Shelley's revolt against society, the hatred of the kings and the priests, and the struggle against conventional morality. He was also inspired by the French romantics, Victor Hugo and Baudelaire. French romantics हैं जैसे विक्टर ह्यूगो है, उससे बड़े मुतासिर थे. विक्टर ह्यूगो बड़े फेवरेट आथर थे. एक पाकिस्तानी शॉर्ट स्टोरी आता है उनके, आप बाद में नाम बताइएगा, मैंने मेंशन किया एक बार. The appearance of his poems and ballads in 1866 created great excitement. इनका वर्क है poems and ballads in 1866. Arnold found many of his lines meaningless. Arnold आप मतलब उनके हम असर थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो meaningless वर्क, and called him a young pseudo Shelley. उन्होंने कहा कि ये एक pseudo Shelley है, एक आर्टिफिशियल शैली है, एक नकली शैली है जो आप उसे लेना चाहिए.
His violent paganism was the first for heard signal of revolt that was to become general till a generation later. लेकिन बाद में इनकी अहमियत जो है अलग तरह से मानी जाती है। इनके कुछ poems अगर हम देखें तो Swinburne first became known by his Atlanta in Caledon poetic drama distinguished by some great choruses. Swinburne was essentially lyrical even when he attempted drama, and the success of the Atlanta in Caledon was due to his the choral passages possessing great lyrical quality. इन्होंने एक poetical drama एक्चुअली किया और उसमें जो chorus है उसकी जो poetry है वो सबसे stand out करती है. He wrote other dramas Bothwell and the Marriage Steward, both on a period of the history in which he was passionately interested. इनकी कुछ poems देख लेते हैं. This is the end. यहाँ पे हम करेंगे. But above all, Swinburne is a lyrical poet, याद रखना. And he never surpassed or equaled the poems and the ballads जो पहले हमने वर्क mention किया. In his later poems, Loy, Vandrous, the Garden of the Proserpine, and the Hymn to Proserpine, and the Triumph of Time, Littless and Dolorous, there is a repetition of the images and the ideas already familiar. So A Song of Italy and Songs Before Sunrise have a lyrical expression to his passion for freedom. Two other volumes जैसे Poems and Ballads भी appear होती हैं 1878 के अंदर और 1889 के अंदर. But his later poems, Studies in Song and Century of Roundels and Tristram of Lyoness, show more of the metrical skill than a lyrical power. तो इनकी major quality है वो musical quality है, वो metrical skill है, वो rhyme skill है, best ear रखते हैं और इनका ये कुछ work है. यकीनन आपको टेस्ट के लिए कोई सैंपल के तौर पे पढ़ भी सकते हैं अगर इनके लिए लिरिकल क्वालिटी अगर आप चेक करना चाहते हैं. और फिर आपको ये है कि खास तौर पे इस स्लाइड पे थोड़ी सरखपाई करनी होगी, इनको क्लासिफाई करना होगा, इनको याद रखना होगा. जब चार्ट बनेगा तो ये वाली स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी. तो यहाँ पे एंड होती है हमारा प्री रैफेलाइट मूवमेंट. सेकंड पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. पार्ट 2 होगा डेकेडेंट और स्टैटिक मूवमेंट, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर उस पर सेपरेट करेंगे.